जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं इंडिसेस पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 आज लगभग 0.67% बढ़ा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 0.69%। निफ्टी बैंक में थोड़ी गिरावट आई है क्योंकि वहाँ प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई होगी। आइए बात कर लेते हैं अपने इम्पॉर्टेंट इंडिसेस के बारे में। तो मिड कैप में आज बहुत तगड़ी तेज़ी देखने को मिली है, लगभग 1.22% की मिड कैप 50। मिड कैप 100 जो है उसमें 1.18% और मिड कैप 150 में 0.98%, यानी कि लगभग एक 1 to 1.10% की तेज़ी देखने को मिली है मिड कैप में। वहीं अगर स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप 100 में 0.44% की तेज़ी, स्मॉल कैप 50 में 0.52 और स्मॉल कैप 250 0.28। तो इस तरीके से देखा जाए तो मिड कैप में काफ़ी तेज़ी रही है, लगभग दुगनी तेज़ी रही है स्मॉल कैप के मुकाबले में। और ये अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि रिस्क अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप में बना हुआ है, बट द पॉइंट इज़ के ज़बरदस्त तेज़ी और लोगों के अनुमान के अगेंस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप तेज़ी से अब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ पे भी अब ओवर स्ट्रेच नज़र आने लग गया है मिड कैप और स्मॉल कैप भी, तो फॉल वहाँ भी एक्सपेक्टेड है। बट लेट्स सी ये कब होता है। तो ये तो सिचुएशन थी अपने इंडिसेस की। अब बात कर लेते हैं अपने एफ आई के बाय सेल के डेटा की। तो एफ आई का बाय सेल का डेटा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। अगर हम देखें तो कल भी 1290 करोड़ की बाइंग करी थी एफ आई ने, और इसके अगेंस्ट हमारे डी आई ने कल 885 करोड़ की कैश में सेलिंग करी थी। तो ये डेटा तो पॉजिटिव है दोस्तों कि एफ आई तो लगातार बाइंग कर रहे हैं, हालांकि बहुत बड़े लेवल पे बाइंग नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कम होती जा रही है बाइंग। तो 6,000 से फिर 4,000, 4,000 से फिर 1,900, 1,900 1,200, हो सकता है कल ये 400 500 आ जाए या फिर नेगेटिव में भी आ जाए। तो वो हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल एफ आई तेज़ी से बाइंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाइंग नहीं कर रहे। सो दैट इज़ ऑल्सो वन पॉइंट टू बी नोटिस्ड। आइए अब बात करते हैं अपने शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो की। तो इसमें तो कुछ अजीब सी स्थिति बनी हुई है। तो मिड कैप 20 मैंने आज निकाल दिए हैं, थोड़ा 1.19% के प्रॉफिट में। बहुत ज़्यादा मैं रुका नहीं क्योंकि मैं फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा वैल्यू भी थी नहीं, तो पैसा फंसा के रखने का कोई फ़ायदा नहीं था। जो भी थोड़ा बहुत आ रहा है उसे अंदर करो। तो आज देखा देता हूँ पहले किसकी शेयर में कितना प्रॉफिट हुआ था। मिड कैप 20 में आज मुझे लगभग 50-41 रुपये का मुनाफा हुआ है नोशनल गेन। इंडसइंड बैंक में 174 रुपये का नोशनल गेन, रिलायंस में 668 का, टाटा मोटर्स में 581 का, जीनस पावर में 62 का, मन 100 में 32 का, इरकॉन में 147, एच डी एफ सी स्मॉल कैप पीटीएफ 10 का, और डाबर में 18 रुपये का आज नोशनल गेन हुआ है। उसके बाद मैंने आज अपना मिड कैप का जो ईटीएफ है वो निकाल दिया है, लगभग 1 सवा% के प्रॉफिट में। कोई खास प्रॉफिट नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं लगी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ 4 4 सवा 4 हज़ार रुपये फंसे हुए हैं, उनको निकाल के अलग करते हैं। क्योंकि मार्केट, मेरा ये मानना है कि यहाँ से एक फॉल आएगा, बाकी नहीं आता है तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 4 सवा 4 हज़ार में मेरा कोई खास नुकसान नहीं हुआ। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है दोस्तों कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लिए बिना ही माल को बेचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से फॉल एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। रिलायंस में नहीं बेच रहा हूँ क्योंकि रिलायंस में मैं लंबा होल्ड करूँगा, और इसको मैं होल्ड करूँगा जब तक ये 1500 को लेवल नहीं छूता। 1300 का लेवल आज छू गया है। बाकी टाटा मोटर, जीनस पावर और ये नेस्डेक का ईटीएफ है, लेकिन इसमें क्वांटिटी इतनी कम है कि मुझे कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। हाँ, तो आप देख सकते हैं 11% डाबर का नुकसान में है, एच डी एफ सी स्मॉल कैप ईटीएफ 2% के नुकसान में है, इरकॉन 31% के नुकसान में है, जीनस पावर 29% के नुकसान में है, टाटा मोटर 18% के नुकसान में है, इंडसइंड बैंक 29% के नुकसान में है। तो ये सब तो नुकसान में, अब प्रॉफिट में थे मिड कैप ईटीएफ, रिलायंस और अपना नीचे नेस्डेक का। तो ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है। बाकी मैं अब अपनी पोजीशन क्लोज करता जा रहा हूँ धीरे धीरे। शेयर्स और ईटीएफ बेच के अब फुली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की मेरी प्लानिंग है। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं काम कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मुनाफा मैं चेज़ नहीं कर रहा हूँ, शेयर्स और ईटीएफ में बेच के थोड़ा बहुत मुनाफा कमा के मैं निकल रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हैं कि मेरे
जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो इंड बनी ऐप में, उसमें एक इन्वेस्टेड वैल्यू 2,88,000 है, करंट वैल्यू 3,02,000 है। कल मुझे लगभग 1,700 का मुनाफा हुआ है इस पोर्टफोलियो में, विच इज़ 0.57%। 13,604 रुपये का मेरा मुनाफा है, लगभग 4.5% का मेरे को मुनाफा है। अप्रैल में 80,300 रुपये की SIP है, जिसमें से 58,100 रुपये की SIP लग चुकी है मेरी। पारंपरिक आप देख सकते हैं कि कल इसमें 321 रुपये का मुनाफा हुआ है, 3.25% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 976 का मुनाफा हुआ है, 5.5% के मुनाफे में है। ICICI प्रूडेंशियल 117 रुपये का मुनाफा हुआ है कल, अब 5.25% के मुनाफे में है। आदित्य बिरला, ये बिक चुका है ये म्यूचुअल फंड मेरा, और इसका पैसा मेरे अकाउंट में आज या कल में आ जाएगा, तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन ये वाला मैं बेच चुका हूँ। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पब्लिक सेक्टर जो सेक्टर और थीमेटिक म्यूचुअल फंड है, उनसे मैं एग्जिट कर जाऊंगा जैसे ही वो उनका एग्जिट लोड हटेगा और वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो एग्जिट लोड इसका हट गया था क्योंकि 1 साल पहले लिया था मैंने ये, और ये प्रॉफिट में भी आ गया था, तो गलती सुधारी, सेक्टरल म्यूचुअल फंड से एग्जिट लिया। टाटा गोल्ड फंड ऑफ फंड, इसको मैंने सेल कर दिया है, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये एक वॉलेटाइल मार्केट है और आने वाले 1.5 साल में लगभग ये 14-15% का रिटर्न देगा, 1.5-2 साल में। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये एक 1.5 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ही 14-15% भाग जाएगा। और जब कोई एसेट क्लास इतनी ज़्यादा भाग जाती है तो फिर उसमें ना एक स्टैग्नेशन आ जाता है। तो मैंने इस वजह से इसमें SIP बंद कर दी और इसको बेच दिया। अब मेरा ये मानना है कि जब सोना सस्ता होगा मैं दोबारा इसमें एंटर कर जाऊंगा। तो जनरली मैं म्यूचुअल फंड बेचता नहीं हूँ, लेकिन इसमें टाटा गोल्ड में मुझे बेचना पड़ा क्योंकि इतना ज़्यादा रनअप आ गया एक साथ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें फॉल आएगा, फिर लंबे समय तक कोई रिटर्न नहीं देगा। ये मेरी थ्योरी है, अगर आपकी थ्योरी इससे अलग हो तो मैं उसका सुनना चाहूँगा। जनरली मैं म्यूचुअल फंड नहीं बेचता हूँ, बट टाटा गोल्ड इज़ एन ETF, और उसमें एक एक्सेप्शन था जो मैंने उस एक्सेप्शन के थ्रू उसे बेचा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे टाटा गोल्ड ETF है, तो ETF फंड ऑफ फंड, तो इसको मैंने बेच दिया है क्योंकि ऑलरेडी ये 14% के प्रॉफिट में जा चुका है और इतना रनअप आ गया है गोल्ड में कि मैं अब इसका फ्यूचर देख ही नहीं रहा। मतलब गोल्ड में आज की तारीख में अगर आप पैसा डाल दोगे 1 लाख रुपया, तो मुझे नहीं लगता अगले 2-3 साल तक आपका कुछ बनने वाला है। हाँ, भले ही यहाँ से 2-4%, 5% ऊपर निकल जाए, लेकिन जब फॉल आएगा तो फिर गोल्ड सीधा 20-25-30% भी करेक्ट हो सकता है। तो जो चीज़ ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई को भी तोड़कर ऊपर चली गई है आसमान में, उसमें अब SIP करने का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। SIP करनी चाहिए पिटी हुई जगह, जैसे हमारी इक्विटीज़ पिटी हुई थी, वहाँ पे SIP करो तो धीरे धीरे बनेगा पैसा। हाँ, बहुत लॉन्ग टर्म में अभी बन जाएगा गोल्ड से, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 2-3-4 साल 5 साल भी गोल्ड के लिए बहुत बेकार रहेंगे। और जिन्होंने देखा होगा 2012 से आई थिंक 2019 तक, 7 साल तक गोल्ड अपने हाई को छू नहीं पाया था दोबारा। तो आई थिंक वैसी स्थिति गोल्ड में दोबारा बन सकती है। ये टैरिफ वॉर की वजह से अनसर्टेनिटी बनी है और इतना ज़्यादा गोल्ड के प्राइस में हाइक आ गया है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे हाइक नहीं आ सकता, आ सकता है, हो सकता है गोल्ड यहाँ से 5% और दौड़ जाए, लेकिन इट्स अ टोटल रिस्क। अब ये गैम्बल हो गया है सोना, अब गैम्बल नहीं खेलना भाई, पैसा बन गया 14-15%, मैं बेचकर निकल गया और मैं उसको अपने फ्लेक्सी कैप वगैरह और जितने भी मेरे स्मॉल कैप मिड कैप के जो SIP चल रही हैं उसमें सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर दूंगा। और जब ये सस्ता होगा तब मैं दोबारा इसमें SIP शुरू करूँगा। एडलवेज स्मॉल कैप में 108 रुपये का कल गेन हुआ है, ये 4.5% के मुनाफे में है। कैनरा रोबेको में 58 रुपये का गेन हुआ है, 3.25% का मुनाफे में है। कोटक एमर्जिंग में 77 रुपये का गेन हुआ है, 3.25% के मुनाफे में। म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 68 रुपीज़ का गेन हुआ है, ये प्रॉफिट में आ गया मोतीलाल ओसवाल 0.61% फाइनली। एडलवेज मिड कैप 90 रुपये का मुनाफा हुआ है, 5.76% के मुनाफे में है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 55 रुपये का मुनाफा हुआ है कल, लगभग 5.6% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। HDFC मिड कैप में लगभग 52 रुपये का मुनाफा हुआ है और लगभग 4% के मुनाफे में ये म्यूचुअल फंड। HSBC स्मॉल कैप 78 रुपीज़ का कल गेन हुआ है और 3.5% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। कोटक स्मॉल कैप में 74, 3.25% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। सारे म्यूचुअल फंड मेरे प्रॉफिट में आ चुके हैं यहाँ पे। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 75 रुपये का गेन हुआ है, 5.6% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 85 रुपीज़ का गेन हुआ है और 4.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 48 रुपीज़ का गेन हुआ है और 6.5% के लगभग मुनाफे में चला गया। तो इस वक्त जो रिकवरी हुई है उसमें
जो फंड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एटलीस्ट जो मेरे पोर्टफोलियो में, उसमें इन्वेस्को के म्यूचुअल फंड्स हैं। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 66 रुपीज़ का गेन हुआ है और लगभग 5.5% के मुनाफे में चला गया ये म्यूचुअल फंड। बंधन कोर इक्विटी 29 रुपीज़ का गेन हुआ है, 5.25% के मुनाफे में ये म्यूचुअल फंड। और इसके बाद जीएम फ्लेक्सी कैप में कल 11 रुपये का गेन हुआ है और ये 2.5% के मुनाफे में। एसबीआई स्मॉल कैप में 52 रुपये का गेन हुआ है, 4.5% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप में 41 रुपये का गेन हुआ है, 3.25% के मुनाफे में ये म्यूचुअल फंड। तो ये सब मिल मिला के कल 1700 रुपये का गेन हुआ है। अपनी एस भी दिखा देता हूँ। मेरी एस लगातार जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि आज मेरी निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप की, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप, एसबीआई स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, इन सब की 5-6 एस आज मेरी कटी हैं। आ जाते हैं हम अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। अब वहाँ पे दिखाते हैं कल क्या स्थिति रही। तो कल की स्थिति ये रही कि कल मुझे इस पोर्टफोलियो में 12,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। नुकसान अब घट के 5.5% हो गया है और 27,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 25,92,000 करंट वैल्यू है। आइए मैं एक बार फटाफट आपको दिखा देता हूँ किन किन म्यूचुअल फंड में मुझे कल कितना गेन हुआ है। तो जिनमें सबसे ज़्यादा गेन हुआ है परसेंटेज वाइज वो ऊपर नज़र आ रहे हैं। एक बार आप नज़र मिला लीजिए और देखते जाइए किस किस म्यूचुअल फंड में कितना गेन हुआ है। तो कल कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं था जिसमें नुकसान हुआ है। निप्पॉन इंडिया पावर में हुआ है, इन्वेस्को इंडिया पीएसयू में हुआ है। तो नीचे कुछ हैं ऐसे, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीआईसीआई भारत 22, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू, जिनमें नुकसान हुआ है। बाकी सारे कल प्रॉफिट में गए हैं और ये सब मिल मिला के कल मुझे 12,881 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है। तो ग्रो मनी के पोर्टफोलियो में भी अब रिकवरी हो रही है तेज़ी से और इंड मनी गैप का पोर्टफोलियो तो ऑलरेडी 4.5-4.5% के प्रॉफिट में जा चुका है, 5% के प्रॉफिट में जा चुका है। तो ओवरऑल रिकवरी अच्छी हो रही है और मार्केट इस वक्त खेल रही है। आज 161 पॉइंट ऊपर बंद हुई है और सब लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उसके अगेंस्ट मार्केट जा रही है और यही होता है, यही होता आया है और मैं लगातार गलत हो रहा हूँ रोज़। और मार्केट समय समय पे आपको ये बता देती है कि जब आप ये सोचने लगो कि आप मार्केट से बड़े हो गए हो तो मार्केट आपको आपकी औकात याद दिला देती है। जैसे आजकल मार्केट मुझे मेरी औकात याद दिला रही है, क्योंकि मैं तो पिछले 2 दिन से बोल रहा हूँ कि काफ़ी हाई हम चढ़ गए, अब फॉल आना चाहिए। आज फॉल आया भी था लेकिन मार्केट फिर चढ़ गई। तो मुझे खुशी है, मार्केट जितना चढ़े चढ़ती चली जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपना तो पैसा लगा हुआ है, हम तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। और मैंने अपने तीनों ही पोर्टफोलियो आपको दिखा दिए और गोल्ड वाला जो मैंने बेचने का प्रोग्राम बनाया वो थोड़ा यूनिक था और जनरली मैं ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन मेरी डिस्कशन रही, मेरे एक अच्छे मित्र हैं उनके साथ डिस्कशन हुई और हमें ऐसा लगा कि यार गोल्ड बहुत ज़्यादा भाग गया है। इंडिया में भी वो 1 लाख के पार चला गया और 1 लाख का ही टारगेट था और आज देखा होगा आपने बहुत ज़्यादा गिरा भी है। तो आई थिंक अब वहाँ पे बने रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है अगले 2 4 5 साल तक ये कोई रिटर्न भी ना दे गोल्ड। तो ऐसे में इस पर एसआईपी करना बेवकूफ़ी होगा। ये हमारा निर्णय है और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि आप गोल्ड में एसआईपी जारी रखना चाहते हैं, बिल्कुल रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसके बारे में पूछ जरूर लीजिएगा, डिस्कस ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे कॉपी मत कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता था कि गोल्ड में अब एसआईपी रिटर्न नहीं देने वाली अगले 4 5 साल तक, क्योंकि गोल्ड में रिटर्न नहीं बनेगा। एक बार टैरिफ वार ठीक ठाक हो गई उसके बाद गोल्ड धड़ाम से नीचे आ सकता है। हो सकता है यहाँ से 4 5 10% ऊपर निकल जाए, लेकिन वो जुआ होगा, क्योंकि अब चल रहा है गोल्ड में प्योर जुआ। जिसको इस जुए का पार्ट बनना है वो रहिए, बाकी हमने तो एग्ज़िट ले लिया है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। गुड बाय, धन्यवाद, जय बद्री केदार।